क्रूज शिप या फेरी पर सवार होते ही आपकी जिंदगी कप्तान और टीम के हवाले हो जाती है। आपात स्थिति में आप ये बिल्कुल नहीं उम्मीद करेंगे कि कप्तान जहाज छोड़ दे और आपको अपने हाल पर छोड़ दे। ये वीडियो इस चैनल पर पहले से प्रकाशित उन वीडियो का संकलन है जिनमें कप्तान यात्रियों से पहले जहाज छोड़कर भागते हैं और हर बार तबाही बढ़ती जाती है। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो पहले देखी है तो आप वीडियो के विवरण में दिए गए टाइम स्टैम्प का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगुल्हास करंट दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ बहता है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा है। 1991 में ओशियान्स करंट 40 नॉट की हवाओं, 9 मीटर ऊंची लहरों, खराब रखरखाव और गलत फैसलों के सामने हार जाता है। ओशियान्स फ्रांस में बनी और ग्रीस के स्वामित्व वाली क्रूज जहाज थी। यह जहाज मूल रूप से जुलाई 1952 में जीन लेबोर्ग के नाम से फॉक्स शांतियर दे ला गुएरोन बोर्डो में लॉन्च किया गया था, जो मेसाजरी मैरिटाइम के लिए बनाए गए 4 बहन जहाजों में से आखिरी था। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैंने फ्रेंच नामों का उच्चारण कितना गलत किया। ये 153 मीटर लंबा है, बीम पर 20 मीटर चौड़ा है, पानी की सतह के नीचे 7 मीटर गहराई तक जाता है और इसमें 550 यात्रियों के साथ साथ 250 क्रू मेंबर की क्षमता है। इसका पहला चार्टर यात्री जहाज के रूप में मार्से, मेडागास्कर और मॉरिशस के बीच था। 20 से अधिक वर्षों की अवधि में इसका नाम कई बार बदला जाता है, जिसमें मिकोनाई, एंकोना और ईस्टर्न प्रिंसेस शामिल हैं, इससे पहले कि इसे पेरियूज में पंजीकृत किया जाए। ग्रीस में 1973 में ओशियंस के रूप में। ओशियंस को पहले महासागरीय यात्री जहाज के रूप में बनाया गया था और बाद में ग्रीस की एपिराटिकी लाइंस के लिए क्रूज लाइनर बनने से पहले बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित किया गया। 1988 और 1991 के बीच एपिराटिकी लाइंस ने 2 जहाज खो दिए। उनका प्रमुख जहाज पेगासस आग लगने के बाद उथले पानी में डूब जाता है, जबकि जुपिटर मालवाहक से टकराकर 82 मीटर गहरे पानी में डूबता है, जिससे 4 लोगों की मौत होती है। 1991 में ओशियानस को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की TFC टूर्स द्वारा 8 महीने के सीजन के लिए किराए पर लिया जाता है। जहाज करीब 40 साल पुराना है और उसमें जंग व टूट-फूट दिखती है। जहाज के बाहरी हिस्से को बनाने वाली धातु की चादरों में से कई प्लेटें ढीली हैं। हाल ही में मोजाम्बिक यात्रा के दौरान जहाज के कुछ शावर और टॉयलेट से सीवेज पानी ऊपर आने लगा। मरम्मत की शुरुआत सीवेज होल्डिंग टैंकों से कई खराब नॉन रिटर्न वॉल्व हटाने से होती है। सीवेज टैंक से वेंटिलेशन पाइप हटा दी जाती है, जिससे जनरेटर रूम और होल्डिंग टैंक के बीच 10 सेंटीमीटर का छेद रह जाता है। मरम्मत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। नॉन रिटर्न वॉल्व और वेंटिलेशन पाइप को वापस नहीं लगाया जाता है। 3 अगस्त 1991 को दोपहर 3 बजे ओशियान्स पूर्वी लंदन, दक्षिण अफ्रीका से डरबन के लिए रवाना होता है। बम की धमकी के कारण प्रस्थान में देरी होती है। कैप्टन यलानिस अवरानिस, जो 20 साल के अधिकारी और 30 साल के नाविक के अनुभव वाले अनुभवी मरीनर हैं, जहाज की कमान संभाले हुए हैं। जैसे ही जहाज 40 नॉट की तेज हवाओं में और 9 मीटर ऊंची लहरों का सामना करता है, समुद्र की स्थिति और भी ज्यादा अशांत होती जाती है। म्यूजिशियन और एंटरटेनर मॉस हिल्स और उनकी पत्नी ट्रेसी के साथ होने वाली सामान्य सेल अवे पार्टी डेक पर आयोजित होने वाली है। समुद्र की खराब स्थिति के कारण उन्हें 4 सीजन्स लाउंज में जाना पड़ता है। मॉस, ट्रेसी और जहाज की एंटरटेनमेंट टीम के पूरे प्रयासों के बावजूद त्योहार जैसा माहौल बनाने के लिए ज्यादातर यात्री तूफान के गुजरने तक अपने कैबिन में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, तूफान और तेज हो जाता है। रात के खाने की पहली पारी में वेटर संतुलन बनाने में संघर्ष करते हैं, जिससे ट्रे गिराए बिना ले जाना मुश्किल होता है। तेज हवा और लहरों में जहाज झूलता है, जिससे बर्तन खाने की मेजों से फिसल कर गिरने लगते हैं। समुद्री क्रूज पर यही तो कोई नहीं चाहता। जहाज के नीचे समुद्र की ओर खुला हिस्सा सी चेस्ट कहलाता है, जिससे जहाज इंजन ठंडा करने और बैलास्ट टैंक में पानी ले सकता है। इसमें रिसाव हो गया है। रात 9:30 बजे ट्रांस्की के जंगली तट के पास इंजन रूम में छोटा धमाका होता है। फिर जहाज की बिजली चली जाती है।
जहाज के इंजीनियर ने कप्तान अवरानिस को रिपोर्ट किया कि पानी जहाज के ढांचे में घुस रहा है, जिससे जनरेटर रूम में बाढ़ आ गई है और जनरेटर के शॉर्ट सर्किट होने से एक छोटा सा धमाका हुआ है। बिजली ना होने से इंजन बंद हो जाते हैं और जहाज समुद्र में बहने लगता है। पानी तब तक बढ़ता है जब तक वो बल्कहेड के 10 सेंटीमीटर छेद तक नहीं पहुंचता, जहां एयर वेंट पाइप होना था। समुद्री पानी बल्कहेड में घुसकर सीवेज टैंक भर देता है। मरम्मत के लिए इस होल्डिंग टैंक के नॉन रिटर्न वाल्व हटाए गए होने के कारण पानी मुख्य ड्रेनेज पाइपों से ऊपर चढ़ने लगता है। सिस्टम से जुड़े शावर, टॉयलेट और वेस्ट डिस्पोजल यूनिट सी चेस्ट से होकर सीवेज होल्डिंग टैंक और फिर कैबिनों तक पानी के बहाव की अनुमति देते हैं। इंजन रूम के क्रू बाढ़ग्रस्त कंपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। अपनी घबराहट में वे निचले डेक के बल्कहेड हैच बंद नहीं करते, जो कि आपातकालीन स्थिति में मानक प्रक्रिया होती है। इंजन बंद हो जाने के कारण जहाज अपनी गति से लहरों के बीच जो स्थिरता बनी थी उसे खो देता है। तूफानी समुद्र में जहाज बेबस सा डोलता है और लहरें उसकी कमजोर बाहरी पतवार प्लेटों से टकराती हैं। क्रू न तो अलार्म बजाते हैं और न ही यात्रियों को जिस स्थिति का वे सामना कर रहे हैं उसके बारे में कोई घोषणा करते हैं। जिम्बाब्वे के संगीतकार मॉस हिल्स और उनकी पत्नी ट्रेसी अपने साथी कलाकारों के साथ महसूस करते हैं कि जहाज असामान्य ढंग से डोल रहा है। जहाज दाहिनी ओर झुक रहा है। वे जांच करने का फैसला करते हैं। जब वे डेक के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि पानी कैबिनों से होकर रास्तों में भर रहा है। ओशियान्स डूब रहा है। लॉरेन बेट्स, क्रूज डायरेक्टर, बताती है कि कप्तान ने क्रू को जहाज छोड़ने का आदेश दिया है। क्रू सदस्य लाइफ बोट्स की ओर बढ़कर जहाज खाली करने लगते हैं। वे तुरंत यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठाते हैं, पर भागने से पहले भी उन्हें पूरी तरह नहीं भरते। वे लाइफ बोट्स की रस्सियां काटने से पहले उन्हें भरते भी नहीं। मॉस और ट्रेसी तुरंत बाकी लाइफ बोट्स लॉन्च करने लगते हैं। हर एक में करीब 90 यात्री बैठाते हैं। लाइफ बोट के इंजन स्टार्ट नहीं होते, इसलिए वे धारा, हवा और लहरों के साथ बहने लगते हैं। जैसे जैसे जहाज दाहिनी ओर और झुकता है, लाइफ बोट्स लॉन्च करना बेहद खतरनाक होता जाता है। लगभग 220 लोग डूबते जहाज पर ही रह जाते हैं। मॉस हिल्स और कई यात्री ब्रिज की ओर जाते हैं ताकि ऐसे क्रू मेंबर मिल सकें जो निकासी में मदद कर सकें। ब्रिज पर कोई नहीं है। मॉस रेडियो से आपात संदेश भेजा जाता है। कंटेनर जहाज नेड लॉयड मॉरिशस के कप्तान डेटमार माइडे कॉल का जवाब देते हैं। मॉस स्थिति समझाते हैं कि वो जहाज पर गिटारिस्ट हैं और क्रू ब्रिज पर मौजूद नहीं है। कुछ देर इस अयोग्यता को समझने के बाद कप्तान डेटमार मॉस स्थिति संभालने की जानकारी देने लगते हैं। फिर वो ओशियान्स के निर्देशांक भेजते हैं, आसपास के जहाजों से मदद मांगते हैं और स्थिति दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों को बताते हैं। दक्षिण अफ्रीकी नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए 16 हेलीकॉप्टर भेजती हैं। इन हेलीकॉप्टरों को यात्रियों और चालक दल को वाइल्ड कोस्ट पर कॉफी बे से 6 मील दक्षिण हेवन और होल इन द वॉल की नजदीकी बस्तियों तक एयरलिफ्ट करने का काम सौंपा गया है। कैप्टन डेटमार नेड लॉयड मॉरिशस पर लाइफ बोट्स और चालक दल को यात्रियों को लेने भेजते हैं। पहला हेलीकॉप्टर पहुंचते ही 2 नौसेना गोताखोरों को ओशियानस के डेक पर उतारता है ताकि निकासी का समन्वय किया जा सके। कैप्टन अवरानिस सबसे पहले कतार में हैं। नौसेना गोताखोर पॉल वाइली उन्हें हटाते हैं और कहते हैं कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग निकलने तक इंतजार करें। इसके बाद वाइली एक बुजुर्ग यात्री को ढूंढने जाते हैं। लौटने पर वे देखते हैं कि अवरानिस ने यात्रियों को एक तरफ कर खुद को बांध लिया है और उन्हें ऊपर खींचकर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। 16 बचाव हेलीकॉप्टरों में 13 दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना के प्यूमा हैं, जिनमें से 9 डूबते जहाज के डेक से 220 लोगों को ऊपर उठाने में लगे हैं। बाकी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। बचाव हेलीकॉप्टर आगे और पीछे के डेक से यात्रियों को उठाते हुए एक हवाई नृत्य जैसा प्रदर्शन करते हैं। हेलीकॉप्टर बारी बारी से यात्रियों को चढ़ाते हैं, उन्हें किनारे तक ले जाते हैं और फिर जहाज पर लौट आते हैं। क्रूज डायरेक्टर लोरेन बेट्स बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देती हैं। मनोरंजन करता जूलियन बटलर, मॉस हिल्स,
ट्रेसी हिल्स और रॉबर्ट बोल्टमैन डूबते जहाज के डेक से विंच की मदद से निकाले गए आखिरी 5 लोगों में थे। 7 घंटे के बचाव अभियान में जहाज के सभी 581 लोग सुरक्षित किनारे पहुंचते हैं। अगले दिन दोपहर 3:30 बजे ओशियान्स एक ओर झुकता है और उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। जहाज का अगला हिस्सा करीब 90 मीटर गहरे रेतीले समुद्र तल से टकराता है। पिछला हिस्सा 60 मीटर से अधिक पानी पर खड़ा रहता है। कुछ मिनट बाद जहाज धीरे धीरे पानी के नीचे चला जाता है। ओशियान्स दाईं ओर झुककर रुकता है। उसका अगला हिस्सा समुद्र की ओर होता है। कैप्टन अवरानिस सुर्खियों में आते हैं। कोस्टा कॉन्कोर्डिया के कप्तान की तरह ही अवरानिस जहाज छोड़ देते हैं, जबकि सैकड़ों यात्री बचाव की प्रतीक्षा करते हैं और केवल मनोरंजन कर्मी ही निकासी में मदद करते हैं। वह अपने कामों का बचाव करते हैं, यह दावा करते हुए कि वह बचाव प्रयासों को संगठित करने और फिर हेलीकॉप्टर से बचाव की निगरानी करने के लिए जल्दी जहाज छोड़कर गए थे। अवरानिस कहते हैं कि क्रू के वॉकी टॉकी की डेड बैटरियां ही संचार में बाधा का कारण हैं। जब मैं जहाज छोड़ने का आदेश देता हूं, तब समय मायने नहीं रखता। जहाज छोड़ना सभी के लिए है, जो चाहें रुक सकते हैं। उनकी सफाई के बावजूद मीडिया उन्हें कमान संभालते समय गैर पेशेवर व्यवहार का उदाहरण बताती है। 1992 में कप्तान अवरानिस और अन्य अधिकारियों को संकट में यात्रियों की मदद किए बिना जहाज छोड़ने पर ग्रीक जांच बोर्ड ने लापरवाही का दोषी ठहराया। अवरानिस को कोई जेल की सजा नहीं होती और उनके नियोक्ता एपिरोटिकी लाइंस उन्हें रिटायरमेंट तक एक फेरी का कमांड देते हैं। वाइकिंग्स जहाज लॉन्च करते समय समुद्र देवता को खुश करने के लिए गुलाम की बलि देते थे। आजकल परंपरा है कि जहाज के ढांचे पर शैंपेन की बोतल तोड़ी जाती है। अगर बोतल न टूटे तो इसे अशुभ माना जाता है। शायद कोस्टा कॉन्कोर्डिया की किस्मत शुरू से ही खराब थी। कोस्टा कॉन्कोर्डिया का मालिकाना और संचालन कोस्टा क्रूजेस के पास है, जो कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है और दुनिया के 50% क्रूज जहाजों को नियंत्रित करती है। इसे 2005 में $600 मिलियन की लागत से लॉन्च किया गया था और ये इटली के सबसे बड़े क्रूज जहाजों में से एक है। ये जहाज 952 फीट लंबा, 116 फीट चौड़ा है और इसकी ड्राफ्ट 26 फीट है, यानी पानी में तैरते समय इसका 26 फीट हिस्सा पानी के नीचे रहता है। जहाज का वजन 60,000 टन है। इसका मतलब है कि इसे तैरने के लिए 24 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना पानी हटाना पड़ता है। पानी की सतह के नीचे निचले डेक पर जहाज के यांत्रिक कार्य होते हैं, जिनमें इंजन रूम और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शामिल हैं। पानी की सतह के ऊपर 1500 लग्जरी केबिन, 6 रेस्टोरेंट, 13 बार, 2 मंजिला स्पा और फिटनेस सेंटर, 3 मंजिला थिएटर, 4 स्विमिंग पूल, 1 कैसीनो, डिस्को और 3000 से ज्यादा मेहमानों के लिए ढेर सारी मनोरंजन सुविधाएं हैं। जहाज के ब्रिज पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और गहराई मापने वाले यंत्र जैसी अत्याधुनिक तकनीक लगी है, जो जीपीएस पोजीशन और नीचे पानी की गहराई दिखाती हैं। रूट सिस्टम में प्रोग्राम होते हैं और रूट से भटकने पर अलार्म बजता है। क्रूज जहाज द्वीप के पास से गुजरते समय अलार्म ट्रिगर होते हैं, जिन्हें ब्रिज कर्मचारी मैनुअली स्वीकार कर बंद करते हैं। क्रूज जहाजों की दुनिया में फ्लाई बाय की तरह पास से जहाज गुजारना एक आम प्रथा है। 14 अगस्त 2011 को कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोस्टा कॉन्कोर्डिया से गिग्लियो द्वीप के पास से सलामी देते हुए गुजरने के लिए कहा जाता है, ताकि द्वीप पर एक त्योहार के जश्न के रूप में सलामी दी जा सके। कैप्टन फ्रांसेस्को स्कातिनो इस अनुरोध को मानते हैं और कॉन्कोर्डिया दिन में सुरक्षित द्वीप के पास से गुजरती है। पास से गुजरने के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग से हटने पर चालक दल को मार्ग की योजना और समन्वय करना होता है। वे स्थानीय जल की गहराई समझने और उथले पानी से सुरक्षित दूरी तय करने के लिए सबसे पहले चार्ट की जांच करते हैं। उन्हें मौसम का ध्यान रखना होता है कि द्वीप के पास से गुजरते समय हवा उन्हें द्वीप की ओर ले जाएगी या दूर। फिर उन्हें जहाज के रडर की योजना बनानी होती है। छोटी नौका को उथले पानी में चलाने पर दिशा जल्दी बदल सकती है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया जैसे बड़े जहाज आकार और गति के कारण
जल्दी दिशा नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि जहाज की स्थिति और दिशा का अनुमान पहले लगाना होता है और दिशा बदलने की प्रक्रिया पहले शुरू करनी पड़ती है। 13 जनवरी 2012 को शाम 7 बजे कोस्टा कॉन्कोर्डिया इटली के चिविटा वेकिया से 7 दिन की क्रूज के लिए रवाना होता है। पहला ठहराव इतालवी रिविएरा के सावोना में है, जो उत्तर पश्चिम में 250 मील दूर है। जहाज पर 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर और 3000 से ज्यादा यात्री हैं, यानी कुल मिलाकर 4229 लोग सवार हैं। लगभग 600 यात्री चिविटा वेकिया में जहाज पर चढ़ते हैं। 24 घंटे में सभी यात्रियों को निकासी अभ्यास में शामिल होना अनिवार्य है। इस अनिवार्य अभ्यास में यात्री जानेंगे कि निकासी अलार्म कैसा सुनाई देता है, लाइफ बोट्स कहाँ हैं, उनकी मास्टर स्टेशन कहाँ हैं और आपातकाल की स्थिति में क्या करना है। फिलहाल दास यात्रा शुरू करता है और यात्री समुद्र जीवन से सामंजस्य बिठा लेते हैं। 51 वर्षीय कप्तान फ्रांसिस्को स्कातिनो मोल्दोवा की 25 वर्षीय डांसर डोमिनिका केमोर्टान का मनोरंजन कर रहे हैं, जो कप्तान की बिना भुगतान वाली मेहमान हैं। कप्तान शादीशुदा हैं, उनकी एक बेटी भी है, लेकिन बड़े जहाज के कप्तान को कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो नौकरी में नहीं लिखे होते। स्कातिनो अपने क्रू को बताते हैं कि वह गिग्लियो द्वीप के पास से सलामी देने के लिए जहाज ले जाना चाहते हैं। खाने के दौरान क्रू जहाज की गति धीमी कर देता है। प्रथम अधिकारी सीरो अम्ब्रोजियो जहाज को गिग्लियो द्वीप की ओर मोड़ते हैं और निर्धारित मार्ग से हटने पर अलार्म बंद कर देते हैं। स्कातिनो और उनके मेहमान साथ खाते हैं और रात 9 बजे ब्रिज पर जाते हैं। जहाज के मैत्रेडी अंतोनेल्लो तियावोली गिग्लियो द्वीप से हैं, पहले से वहां हैं। स्कातिनो के मेंटर एक रिटायर्ड कोस्ट कप्तान मारियो पालोम्बो उसी द्वीप पर रहते हैं। स्कातिनो के पास गिग्लियो द्वीप को सलामी देने के कई कारण हैं। एक युवती को प्रभावित करना, उनके मेंटर और उनके मैत्रेडी। क्रू जहाज की गति 16 नॉट्स तक बढ़ाता है ताकि कप्तान के डिनर के समय की भरपाई हो सके। जब मैत्रेडी रिटायर्ड कोस्ट कप्तान को फोन कर रहे होते हैं, स्कातिनो एम्ब्रोजियो से रडार चेक करने को कहते हैं, क्योंकि कप्तान ने अपने पढ़ने के चश्मे कैबिन में छोड़ दिए हैं। मैत्रेडी स्कातिनो को फोन देते हैं ताकि दोनों कप्तान बात करें। स्कातिनो रिटायर्ड कप्तान से पूछते हैं कि गिग्लियो के कितने पास जहाज ले जा सकते हैं। वे कहते हैं कि वे तटरेखा से करीब 2500 फीट यानी 0.4 नॉटिकल मील तक जाना चाहते हैं। रिटायर्ड कप्तान बताते हैं कि वहां गहराई अच्छी है, पर इतनी करीब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्दियों में द्वीप पर कम लोग होते हैं। असल में सर्दियों में वे मुख्य भूमि के घर में रहते हैं। कप्तान स्काटिनो पहले भी ऐसी यात्रा कर चुके हैं और शायद रिटायर्ड कप्तान की खुशी के लिए उनसे सलाह लेकर ऐसा कर रहे हैं। मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि कप्तान स्काटिनो गहराई के बारे में दूसरे कप्तान से पूछ रहे हैं, जबकि उन्हें समुद्री चार्ट देखने चाहिए थे जिनमें द्वीप के आसपास की गहराई दिखाई गई है। अब उनका ध्यान रडार स्क्रीन पर है, जिसे वे पढ़ नहीं सकते, फोन कॉल पर है जिसमें सलाह मिल रही है कि बहुत पास न जाएं, और आप उनके दंभ को लगभग महसूस कर सकते हैं। अब मैं कप्तान हूं, यह पहले किया है, जानता हूं क्या कर रहा हूं, द्वीप देख सकता हूं। जब वह फोन पर हैं, जहाज इतनी तेजी से द्वीप की ओर बढ़ रहा है कि समय की भरपाई हो सके, न कि द्वीप के चारों ओर घूमने के लिए। कप्तान स्काटिनो अब उपकरणों की बजाय अपनी आंखों से जहाज चला रहे हैं। वो हेल्म्समैन को स्टारबोर्ड घुमाने का आदेश देते हैं, जिससे जहाज दाईं ओर मुड़कर गिग्लियो बंदरगाह के सीध में आ सके। अब उन्हें लगता है कि जहाज द्वीप की अपेक्षा से ज्यादा करीब है और जहाज के बाईं ओर पानी के नीचे चट्टानी उभार दिख रहा है। वे चिल्लाते हैं कि जहाज को पूरी ताकत से स्टारबोर्ड दाईं ओर मोड़ो, जिससे हेल्म्समैन पतवार दाईं ओर घुमा देता है। जहाज का अगला हिस्सा स्टारबोर्ड की ओर मुड़कर चट्टानों से बचता है। कार में स्टीयरिंग घुमाने पर पीछे के पहिए आगे के पीछे चलते हैं, लेकिन जहाज में ऐसा नहीं होता। जब आप जहाज की पतवार घुमाते हैं तो जहाज के ढांचे के बीचों बीच घूमता है, जो एक टेक की तरह काम करता है। जैसे ही कोस्टा कॉन्कोर्डिया आगे से स्टारबोर्ड घूमती है, उसका पिछला हिस्सा पोर्ट की ओर मुड़ जाता है। स्काटिनो अपनी गलती समझकर पिछली आज्ञा का असर काटने के लिए अगला आदेश पोर्ट की ओर जोर से चिल्लाता है। एक पल के लिए जहाज का आगे और बीच का हिस्सा चट्टानों के पास से निकल जाता है। कई यात्री डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक तेज धमाका होता है।
फिर लंबे समय तक धातु के मुड़ने और चरमराने की आवाज आती है। जहाज हिलने और कांपने लगता है। बार की शेल्फ से गिलास गिरते हैं। डिनर टेबल से प्लेटें फिसलकर टूट जाती हैं। जहाज टस्कन द्वीप गिग्लियो के पास चट्टानों से टकराता है। रीफ को ला स्कूल कहते हैं और ये जहाज के नक्शे पर बंदरगाह से करीब 2600 फीट दूर दिखता है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया पोत की बाईं ओर पानी की सतह से 26 फीट नीचे स्टर्न की तरफ रीफ से टकरा जाता है, जिससे जहाज के पतवार में 2 लंबी धातु की चादरें उखड़ जाती हैं, जो करीब 160 फीट लंबी हैं। एक छोटी कार जितना पत्थर जहाज की पतवार में फंसा है। समुद्री पानी इंजन रूम में भरने से जनरेटर और इंजन डूब जाते हैं। लाइटें टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। यात्री अंधेरे में रह जाते हैं। जहाज में घबराहट होती है, पर आपातकालीन लाइटें तुरंत जल उठती हैं। मुख्य अभियंता पुल पर रिपोर्ट करता है कि इंजन रूम में पानी भर रहा है और जहाज डूब जाएगा। समुद्री पानी तेजी से इंजन कंट्रोल रूम के मुख्य स्विच बोर्ड तक पहुंच जाता है। जहाज के निचले डेक बड़े हिस्सों में बटे हैं। अगर इन 4 हिस्सों में पानी भर जाता है तो जहाज डूब सकता है। पुल पर कप्तान स्कैटिनो देख सकते हैं कि कई उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। रात 9:45 बजे एक अलार्म बजता है, 2 लंबी सीटी और एक छोटी, जो क्रू को किसी समस्या की सूचना देती है। रात 9:50 बजे जहाज झुकना शुरू हो जाता है। यह पोर्ट की ओर झुक रहा है, यानी उस तरफ जहां पानी इंजन रूम में भर रहा है। जहाज पर मौजूद क्रू यात्रियों से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और बस एक इलेक्ट्रिकल खराबी है। अब सब कुछ नियंत्रण में है। कृपया अपनी शाम का आनंद लें। रात 9:57 पर चट्टान से टकराने के 15 मिनट बाद स्कातिनो ने कोस्टा क्रूज ऑपरेशन सेंटर को फोन किया। वो रोबर्टो फेरारिनी को बताते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन मोटर हैं, उसमें पानी भर गया है, लेकिन इससे जहाज की तैराकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। स्कातिनो ने टक्कर की गंभीरता नहीं समझी और 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बावजूद अपने चीफ इंजीनियर की बात अनसुनी कर दी। कोस्ट गार्ड को यात्रियों की कॉल आती है। वे कॉन्कोर्डिया को गिग्लियो के पास पहली कॉल के 6 मिनट बाद रात 10:12 पर रडार पर ढूंढ लेते हैं। वे जहाज को रेडियो पर कॉल कर स्थिति पूछते हैं। जहाज के नेविगेशन अधिकारी 26 वर्षीय सिमोन कानेसा जवाब देते हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट हुआ है। कप्तान ने उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि हालात को कम करके बताएं और सब नियंत्रण में दिखाएं, जबकि वो जानती हैं कि जहाज में पानी भर रहा है। कोस्ट गार्ड पूछता है कि क्या मदद चाहिए। अधिकारी जवाब देते हैं कि फिलहाल जरूरत नहीं है। इंजन बंद हैं, स्क्रीन काली है, जहाज बह रहा है और रफ्तार कम हो रही है। उसकी गति उसे द्वीप के तट के साथ उत्तर की ओर ले जाती है, बंदरगाह के पास से गुजरती है, फिर एक चट्टानी प्रायद्वीप जिसे पॉइंट गाबियानारा कहा जाता है के पास से भी गुजरती है। स्काटिनो की आखिरी चाल थी कि उसने रडर को पूरी तरह स्टारबोर्ड की ओर लॉक कर दिया। जहाज की गति उसे आगे बढ़ाती है और अंततः उसे हवा का रुख पार कराते हुए 180 डिग्री का मोड़ पूरा कर देती है। अब हवा जहाज को वापस द्वीप की ओर धकेलती है। नीचे डेक में पानी और हवा भरने से जहाज का वजन बदलता है और उसका झुकाव पोर्ट से स्टारबोर्ड की ओर शिफ्ट होने लगता है। स्काटिनो जहाज का लंगर छोड़ता है, पर वह समुद्र में नहीं डूबता। कोस्ट गार्ड फिर से कॉन्कोर्डिया के ब्रिज पर कॉल करते हैं। नेविगेटर उन्हें बताता है कि जहाज पानी ले रहा है और झुक रहा है। रात 10:26 पर स्काटिनो कोस्टा के ऑपरेशन सेंटर में रोबर्टो फेरारिनी से कहता है कि 2 कंपार्टमेंट में पानी भर गया है और वो जहाज को किनारे ले जा रहा है। हकीकत यह है कि उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है। हवा और जहाज की बची हुई गति उसे चट्टानों की ओर ले जा रही है। रात 10:28 बजे कोस्ट गार्ड सभी नावों को गिग्लियो द्वीप भेजने के लिए आपातकालीन कॉल करता है। रात 10:44 बजे कोस्टा कॉन्कोर्डिया पंटा डेल गैब्रियानारा पर करीब 65 फीट गहरे पानी में रुक जाता है। कॉन्कोर्डिया पर यात्री उलझन और अनिश्चित हैं। कप्तान स्कैटिनो सदमे में पुल छोड़कर जहाज से बाहर देखते हैं। 3200 यात्रियों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर भी भ्रमित हैं। कप्तान रोबर्टो बोजियो आधिकारिक आदेश से पहले ही निकासी शुरू कर देते हैं। जूनियर अधिकारियों और क्रू का यह फैसला बगावत माना जाता है, क्योंकि वे कप्तान के निर्देशों के बिना काम कर रहे हैं। कुछ क्रू लाइफ राफ्ट्स को पानी में उतारने का आदेश दे रहे हैं और कुछ यात्रियों को केबिन लौटने की सलाह दे रहे हैं।
लेकिन कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। रात 10:58 पर 7 छोटी और एक लंबी सीटी बजती है, जो लाइफ बोट तैनाती और जहाज खाली करने का संकेत देती है। करीब 2000 लोग 1 घंटे से डेक पर खड़े हैं, जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आगे क्या करना है नहीं जानते। 600 लोग जो कुछ घंटे पहले जहाज में आए थे, उन्होंने निकासी अभ्यास में भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये अगले दिन होना था। कॉनकोर्डिया जहाज के दाहिनी ओर झुकने से बाईं ओर लाइफ बोट्स उतारना संभव नहीं है। कुछ यात्री ठंडे पानी में कूदकर किनारे तैरने की कोशिश करते हैं। क्रू जैसे ही लाइफ बोट के गेट खोलते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। कोई चिल्लाता है, महिलाएं और बच्चे पहले, जिससे घबराहट बढ़ती है। पहली लाइफ बोट्स गिग्लियो बंदरगाह पर रात 11 बजे के बाद पहुंचती हैं। गिग्लियो के डिप्टी मेयर मारियो पेलेग्रिनी बंदरगाह से लाइफ बोट में जहाज पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार नहीं मिलता। यात्री जहाज के किनारे लगी रस्सी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, जबकि नावें पास आकर उन्हें अपने ऊपर चढ़ा रही हैं। 1 घंटे और 15 मिनट की अवधि में लगभग 3500 लोग गिग्लियो के बंदरगाह में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। रात 11:45 बजे एक बचाव हेलीकॉप्टर पहुंचता है। आधी रात के थोड़ी देर बाद 12:15 बजे जहाज के दाहिने स्टारबोर्ड हिस्से पर लगभग सभी लोग जहाज से बाहर निकल चुके हैं, जिनमें कप्तान स्कातिनो और उनके कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन अभी भी सभी लोग जहाज से बाहर नहीं निकले हैं। कुछ लोग लाइफ बोट में चढ़ने के बाद जहाज लौटने को मजबूर हुए। जैसे ही जहाज चट्टानों पर टिक जाता है, वह धीरे धीरे एक तरफ झुकता जाता है, जब तक कि वो लगभग 70 डिग्री पर रुक नहीं जाता। इससे कुछ लाइफ बोट बेकार हो जाती हैं। रात 12:42 पर कोस्ट गार्ड बचाव प्रभारी ग्रेगोरियो डिफाल्को कप्तान स्कातिनो को मोबाइल पर कॉल करते हैं। कप्तान स्कातिनो कहते हैं कि वो एक लाइफ बोट में गिरकर अब गिग्लियो के बंदरगाह के बाहर एक चट्टान पर बैठे हैं। डिफाल्को, इटालियन नेवी के पूर्व कमांडर, गुस्से में स्कातिनो पर चिल्लाते हैं, वापस जहाज पर जाओ हरामी। स्कातिनो बताते हैं कि वह चट्टान से रेस्क्यू समन्वय करेंगे। रात 1 बजे भी करीब 1000 लोग जहाज पर हैं। राहत नौकाएं और हेलीकॉप्टर बचाव कार्य जारी रखते हैं, लोगों को पानी और जहाज दोनों से निकालते हैं। सुबह 4:46 पर निकासी को पूरा मानकर दर्ज कर लिया जाता है। फायर रेस्क्यू टीमें जीवित लोगों की तलाश करती हैं। 32 लोग मारे गए या लापता हैं। स्कातिनो जहाज पर वापस नहीं गए ताकि निकासी में मदद मिल सके। बचे लोगों को सैंटो स्टेफानो बंदरगाह ले जाया जाता है, जहां सहायता केंद्र स्थापित है। प्रशासन सभी निजी नावों पर प्रतिबंध लगाता है और जहाज के चारों ओर एक समुद्री मील की गैर नेविगेशन जोन लागू करता है। 14 से 30 जनवरी तक इतालवी नौसेना, कोस्ट गार्ड और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के गोताखोर लापता लोगों की तलाश में जहाज की तलाशी लेते हैं। इटालियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख मार्को ब्रुस्को पुष्टि करते हैं कि 29 लोग, जिनमें 4 क्रू मेंबर और 25 यात्री शामिल हैं, अभी भी लापता हैं। जहाज के अंदर घना अंधेरा और बहती फर्नीचर बचाव कर्मियों के लिए खतरनाक माहौल बनाते हैं। गोताखोर जोड़े में काम करते हैं। वे निर्धारित क्षेत्रों में जिगजैग खोज पैटर्न का उपयोग करते हैं। हर डाइव 40 मिनट के लिए योजना बनाई जाती है। वे कम दृश्यता में दिशा के लिए केव लाइनों का उपयोग करते हैं और जहाज में आपातकालीन एयर टैंक रखते हैं। वे 2 फीट से आगे नहीं देख सकते। राहत कर्मी बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं, जिनमें एक दक्षिण कोरियाई नवविवाहित जोड़ा शामिल है, जो घटना के दौरान सोते रहे, और जहाज के परसर को भी, जिसकी टांग टूटी हुई है। 16 जनवरी को खराब मौसम के कारण जहाज लगभग 1.5 सेंटीमीटर खिसक जाता है, जिससे बचाव कार्य बाधित हो जाता है। जो खतरा है वो ये है कि जहाज गहरे पानी में फिसल सकता है या ईंधन रिस सकता है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन फिर से शुरू होते हैं। राहत कर्मी जहाज में पहुंचने के लिए विस्फोटकों से छेद बनाते हैं। जहाज समय समय पर खिसकता रहता है, जब तक 24 जनवरी को इटालियन सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रमुख इसे स्थिर घोषित नहीं करते। जनवरी 2012 के अंत तक कुल 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। 31 जनवरी को पानी की सतह के नीचे खोज समाप्त कर दी जाती है। फरवरी में बचे लोगों की रिपोर्टों से बचाव कर्मियों को कुछ यात्रियों के आखिरी ज्ञात स्थान की जानकारी मिलती है। इसी आधार पर गोताखोर मलबे में 8 और शव खोज लेते हैं। डच सल्वेज फर्म स्मिट इंटरनेशनल और इटालियन कंपनी नियरी जहाज के 2380 टन भारी ईंधन को निकालना शुरू करती हैं।
वे सबसे पहले उन 15 टैंकों को खाली करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें जहाज के लगभग 84% ईंधन भरा है, जिसे पूरा करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। वे एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसे हॉट टैपिंग कहा जाता है। क्योंकि टैंक पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए काम पूरा करने के लिए व्यावसायिक गोताखोरों को बुलाया जाता है। सबसे पहले गोताखोर ईंधन टैंक के नीचे एक वाल्व और ऊपर एक और वाल्व लगाते हैं। गाढ़े तेल को कम चिपचिपा करने के लिए गर्म किया जाता है। टैंक में नीचे समुद्री पानी पंप किया जाता है ताकि ऊपर से निकाले जा रहे तेल की जगह भर सके। तेल पानी पर तैरता है, इसलिए जब तेल निकाला जाता है तो समुद्री पानी नीचे से उसकी जगह ले लेता है ताकि टैंक डूबा रहे और जहाज अस्थिर न हो। ये प्रक्रिया 24 मार्च तक दोहराई जाती है, जब तक सभी 15 टैंक खाली नहीं हो जाते। फिर गोताखोर जहाज में छेद काटकर पानी से भरे इंजन रूम तक पहुंचते हैं। वे इंजन रूम से लगभग 350 घन मीटर डीजल ईंधन और अन्य स्नेहक निकालते हैं। जहाज के बाहर मलबे व समुद्र तल के बीच 5 और शव खोजने के लिए रोबोटिक उपकरण का उपयोग होता है। ईंधन और तेल निकालने के बाद मलबा हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके 2 विकल्प हैं। वे मलबे को वहीं पर तोड़ सकते हैं या उसे तैराकर ड्राई डॉक में ले जाकर तोड़ सकते हैं, और यही करने का वे फैसला करते हैं। एक योजना बनाई जाती है जिसमें जहाज के ढांचे में हुए छेदों को सील करना, बड़े फुलाए जाने वाले बुआई की मदद से जहाज को फिर से तैराना और फिर उसे घसीट कर ले जाना शामिल है। ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज उद्धार अभियान होगा। अनुमान है इसमें 7-10 महीने लगेंगे और मौसम व समुद्र की स्थिति के अनुसार यह मई 2012 में शुरू होगा, जिसकी लागत $300 मिलियन होगी। इस बचाव कार्य का ठेका फ्लोरिडा स्थित जहाज उद्धार कंपनी टाइटन और इटली की कंपनी माइकल पेरी के संयुक्त उद्यम को दिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी जहाज उद्धार विशेषज्ञ निक स्लोन को ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया है। जून 2012 में जहाज के फंसने के 6 महीने बाद एक बार्ज को जहाज के स्टारबोर्ड साइड पर लाया जाता है। जहाज को स्थिर रखने और ढलान वाले समुद्र तल पर फिसलने से रोकने के लिए उसके रडार, वाटर स्लाइड और फनल हटा दिए जाते हैं। जहाज का फनल दिसंबर में सबसे आखिरी में हटाया जाता है और जनवरी 2013 के मध्य तक जहाज उद्धार कंपनियां एक पानी के नीचे का सहायक ढांचा बनाना शुरू कर देती हैं। पहले वे मलबे की ढलान पर रेत सीमेंट से कृत्रिम समुद्र तल बनाते हैं, फिर जहाज रखने को धातु प्लेटफॉर्म बनाते हैं। 15 जनवरी 2013 को जहाज के पिछले हिस्से में 2 लापता शव देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें जहाज के दुर्गम स्थान से बाहर नहीं निकाला जाता। जनवरी से सितंबर तक पानी के नीचे प्लेटफॉर्म बनता रहता है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया में जलरेखा के नीचे एक बहुत बड़ा छेद है और उसे फिर से तैराने के लिए की गई इंजीनियरिंग शानदार है। जहाज के पोर्ट साइड पर पानी की सतह के ऊपर 15 स्पॉन्सन वेल्ड किए जाते हैं। स्पॉन्सन बड़े एयर टाइट टैंक होते हैं। सितंबर 2013 में पानी के नीचे प्लेटफॉर्म पूरा हुआ और पोर्ट साइड के स्पॉन्सन जोड़े गए। हालांकि इनका आकार अलग अलग होता है। इन स्पॉन्सन में से एक का माप 33 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 20 मीटर है। हर एक स्पॉन्सन 6.6 मिलियन लीटर या 2.65 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी विस्थापित करता है। 16 सितंबर को बचाव टीम पावर बकलिंग प्रक्रिया शुरू करती है। प्लेटफॉर्म से पोर्ट साइड तक केबल्स जोड़ी जाती हैं, जिन्हें स्ट्रैंड जैक हाइड्रोलिक टेंशनर से कसा जाता है। जहाज को सीधा करने के लिए धीरे धीरे खींचा जाता है और घूमते समय स्पॉन्सन समुद्री पानी से भरते हैं। स्पॉन्सन में पानी भरने से जहाज सीधा होता है और अगली सुबह पानी के नीचे बनी संरचना पर टिक जाता है। 26 सितंबर को जहाज के बीच में एक शव पाया जाता है। जांच जारी है और जहाज के स्टारबोर्ड साइड पर स्पॉन्सन लगाए जाते हैं। 1 फरवरी 2014 को स्टारबोर्ड साइड के स्पॉन्सन पर वेल्डिंग के दौरान एक धातु की शीट एक स्पेनिश गोताखोर पर गिरती है, जिससे वो फंस जाता है और उसके पैर में गहरा घाव हो जाता है। अन्य गोताखोर उसे बचाते हैं और सतह पर लाते हैं, जहां वह खून बहने से मर जाता है। 14 जुलाई को जहाज उद्धार कर्मी कोस्टा कॉन्कोर्डिया को डूबी प्लेटफॉर्म से दोबारा तैराना शुरू करते हैं। 30 स्पॉन्सन मिलकर लगभग 2.5 ओलंपिक पूल जितना पानी विस्थापित कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 75 ओलंपिक पूल जितना पानी। इसका मतलब है कि वे 60,000 टन के जहाज को फिर से तैराने के लिए लगभग 3 गुना अधिक उछाल प्रदान करते हैं।
जिससे तटस्थ रूप से तैरने के लिए 24 ओलंपिक पूल जितना पानी विस्थापित करना पड़ता है। वे सभी स्पॉन्सन से धीरे धीरे पानी निकालते हैं जब तक जहाज प्लेटफॉर्म से तैरने न लगे। फिर उसे तट से थोड़ी दूर गहरे पानी में ले जाते हैं। 23 जुलाई को वे जेनोआ बंदरगाह की 4 दिन की यात्रा शुरू करते हैं। गोताखोरों को बंदरगाह में जहाज के मलबे में कुछ शव अंग मिलते हैं। 3 नवंबर 2014 को यानी कोस्टा कॉन्कोर्डिया के फंसने के लगभग 2 साल बाद जहाज के मलबे में आखिरी शव मिला। साल 2015 के दौरान जहाज को $115 मिलियन की लागत में तोड़ा गया और उसकी धातु कबाड़ के रूप में बेच दी गई। कोस्टा कॉन्कोर्डिया लगभग 2 साल तक झिग्यू द्वीप के बाहर खड़ी रही। उस समय स्मृति चिन्ह बटोरने वालों ने जहाज से नकद, गहने, फर्नीचर, कलाकृतियां और घंटी चुरा ली। जहाज चट्टानी टापू से टकराया तो टक्कर से उसकी 2 लंबी स्टील पट्टियां ढांचे से अलग हो गईं। ये बाद में मुख्य द्वीप से 300 फीट दूर समुद्र तल पर पाई गईं। पीड़ितों के मुआवजे, बचाव और स्क्रैपिंग सहित इस आपदा की कुल लागत लगभग $2 अरब है, जो कि इसके $600 मिलियन के निर्माण खर्च से 3 गुना ज्यादा है। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हुई, जिनमें 27 यात्री, 5 क्रू और 1 बचाव गोताखोर थे। कप्तान स्कातिनो पर अनैच्छिक हत्या का आरोप लगा था। उनके वकीलों ने सफाई में तर्क दिया कि जहाज श्रापित था क्योंकि शैंपेन की बोतल नहीं टूटी। वो अभी 16 साल की जेल काट रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो अपने सेल में मोल्दोवा की 25 साल की डांसर के साथ नहीं हैं। आजकल क्रूज लाइनर्स को जहाज रवाना होने से पहले अनिवार्य निकासी अभ्यास पूरा करना होता है। एक शांत अप्रैल की सुबह एक बड़ा दक्षिण कोरियाई यात्री जहाज अचानक एक सामान्य मोड़ लेते हुए और द्वीपों के बीच चैनल में चलते हुए तेजी से झुकने लगता है। जहाज पर 443 यात्री हैं, जिनमें 325 हाई स्कूल के छात्र फील्ड ट्रिप पर जेजू द्वीप जा रहे हैं। छात्रों और यात्रियों से कहा जाता है कि केबिन छोड़ना खतरनाक है, बाहरी डेक पर न जाएं और जहाज के झुकने और पानी में और डूबने के दौरान अपने केबिन में ही रहें। कुछ लोग आदेशों की अनदेखी करते हैं और जहाज के ऊपर की ओर चले जाते हैं। बाकी लोग जहाज के कप्तान और क्रू के निर्देशों पर भरोसा करते हैं। मैंने इस कहानी की पूरी तरह से रिसर्च करने की पूरी कोशिश की है। जहां संभव था, मैंने विवरणों की पुष्टि के लिए आधिकारिक रिपोर्टों का उपयोग किया है और कुछ जगहों पर कहानी को जितना संभव हो सके संक्षिप्त रूप में बताने के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया है। ये घटनाओं को लेकर मेरी समझ है। अगर आपने इस पर मुझसे ज्यादा गहराई से रिसर्च की है या आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कृपया उसे कमेंट्स में साझा करें। सेवोल एक ROPAX फेरी है जो 145 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी है, जिसमें 921 यात्रियों, 88 कारों और 60 ट्रकों को ले जाने की क्षमता है। रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ जहाज है, जिसमें यात्री सुविधाएं होती हैं। 1994 से 2012 तक सेवोल जापान में फेरी नामिनो के नाम से जापानी कंपनी ए लाइन फेरी के लिए एक माल और यात्री परिवहन जहाज के रूप में चलती थी। अक्टूबर 2012 में दक्षिण कोरिया के इंचियोन स्थित शंघाई मरीन ने ए लाइन फेरी से सेवोल को खरीदा। यह पहले से ही एक पुराना और कुछ हद तक जर्जर जहाज है। 2012 से 2013 की सर्दियों में जहाज को कोरिया में पंजीकृत करने से पहले इसमें कई बड़े बदलाव किए जाते हैं। वे 2 यात्री डेक जोड़ते हैं और माल डिब्बे बढ़ाते हैं। सेवोल का सकल टन भार 239 टन बढ़ जाता है, जो 6,586 टन से बढ़कर 6,825 टन हो जाता है, जिसका मतलब है कि जहाज का आंतरिक आकार अब बड़ा हो गया है। इसकी यात्री क्षमता 116 लोगों से बढ़कर कुल 956 लोगों तक हो जाती है, जिसमें चालक दल भी शामिल है। इन बदलावों से जहाज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधा मीटर ऊपर और केंद्र रेखा से दूर हो जाता है। संशोधन के बाद सेवोल का निरीक्षण कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग करता है और उसे उपयोग योग्य मानता है। संशोधन मंजूरी प्रक्रिया में कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग सेवोल पर ले जाने वाली वस्तुओं की सीमाएं बदलता है। वास्तव में वे जहाज पर ले जाए जा सकने वाले अधिकतम माल की मात्रा को 1,450 टन से घटाकर 987 टन कर देते हैं और आवश्यक बैलास्ट की मात्रा को
1333 टन से बढ़ाकर 1703 टन कर देते हैं। हालांकि शंघाई मरीन ने जहाज के कार्गो होल्ड की क्षमता बढ़ा दी है और वह चाहता है कि जहाज पहले से अधिक माल ले जाए, लेकिन संशोधनों के कारण जहाज कम स्थिर हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसे कम माल ले जाना चाहिए और उसे संतुलित रखने के लिए अधिक बैलास्ट की जरूरत होती है। निरीक्षणों के बाद जहाज की गैलरी में और 37 टन संगमरमर लगाया गया, जो मुझे लगता है कि सजावटी है। कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग की मंजूरी के साथ जहाज मार्च 2013 में सेवा में आ जाता है। यह अंतिम रिपोर्ट जारी होने से पहले की बात है। सटीक समय रेखा बताना मुश्किल है, लेकिन लगता है मंजूरी निरीक्षण के बाद असली टेस्ट रिपोर्ट की जगह संशोधनों के ब्लूप्रिंट्स के आधार पर दी गई थी। ब्लूप्रिंट्स फर्जी दस्तावेज निकले। करीब 1 साल बाद कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग की स्थिरता टेस्ट रिपोर्ट 24 जनवरी 2014 को अंतिम रूप से तैयार होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधनों के बाद सेवोल बहुत भारी और कम स्थिर हो गया है। यह रिपोर्ट कोरियन शिपिंग एसोसिएशन को नहीं दी जाती, जो फेरी सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और न ही कोरियन कोस्ट गार्ड को, जो इस एसोसिएशन और समुद्र में सुरक्षा की निगरानी करता है। मार्च 2013 और अप्रैल 2014 के बीच सेवोल दक्षिण कोरिया की मुख्य भूमि पर सियोल के पास इंचन शहर और मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित द्वीप जेजू के बीच नियमित रूप से चलती है। सेवोल के कप्तान शिन शंघाई मरीन को अंतिम स्थिरता रिपोर्ट के आधार पर चेतावनी देते हैं कि सेवोल एक अस्थिर जहाज है। शिन की चेतावनियां शंघाई मरीन तक इंचन पोर्ट अथॉरिटी के एक अधिकारी के माध्यम से 9 अप्रैल 2014 को पहुंचाई गई थीं, जो उसकी अंतिम यात्रा से 6 दिन पहले की बात है। शिन का दावा है कि कंपनी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे अपनी आपत्तियां जारी रखते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 1 अप्रैल को उन्होंने स्टीयरिंग गियर मरम्मत का अनुरोध किया था, लेकिन जहाज डूबने से पहले कुछ नहीं हुआ। 15 अप्रैल 2014 को एमएस सेवोल अपने सामान्य मार्ग पर इंचियोन से जेजू के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। जहाज को शाम 6:30 बजे रवाना होना था, पर कोहरे से दृश्यता आधा समुद्री मील रह गई, जिससे बंदरगाह प्राधिकरण ने अनुमति नहीं दी। अधिकतम 987 टन माल ले जाने की अनुमति के बावजूद सेवोल जहाज पर 2147 टन माल लाद लिया जाता है। कुछ बैलास्ट टैंक खाली किए जाते हैं ताकि माल रखा जा सके। जहाज पर केवल 761 टन बैलास्ट है, जबकि इसे 1703 टन बैलास्ट के साथ चलने के लिए पंजीकृत किया गया है। मुझे यकीन नहीं है कि वे जानबूझकर बैलास्ट की जगह माल रखते हैं और वजन का वितरण निकालते हैं, या फिर बस जितना ज्यादा माल हो सके उतना भरने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी हालत में जहाज के बंदरगाह छोड़ने से पहले माल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया जाता है। कोहरे की चेतावनी लगभग 8:30 पर हटा ली जाती है। रात 9 बजे मोटर जहाज सेवोल दक्षिण कोरिया के इंचियोन बंदरगाह से रवाना होता है। उस शाम सेवोल ही एकमात्र जहाज था जो बंदरगाह से रवाना हुआ। यह नियमित रूप से इंचियोन से जेजू के लिए सप्ताह में 3 बार आने जाने की यात्रा करता है। यात्रा के प्रत्येक 264 मील के हिस्से को पूरा करने में 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। सेवोल मार्च 2013 से इस मार्ग पर चल रहा है और अब तक ये कुल 241 बार आने जाने का सफर पूरी कर चुका है। ये 443 यात्रियों, चालक दल के 33 सदस्य और 2000 टन से अधिक माल, जिसमें 185 कारें शामिल हैं, के साथ रवाना होता है। 443 यात्रियों में से 325 छात्र और 15 शिक्षक हैं, जो जेजू द्वीप पर अपनी शैक्षिक यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। वे इंचियोन के पास अनसन सिटी के डानवॉन हाई स्कूल से हैं। नियमित कप्तान शिन छुट्टी पर है। जहाज अब 69 वर्षीय कप्तान ली जून सुक के नेतृत्व में है, जिन्होंने हाल ही में 1 साल के अनुबंध पर कमान संभाली है और हर महीने करीब $2500 पाते हैं। वह अनुभवी कप्तान हैं, जिनके पास समुद्र में 40 से ज्यादा साल का अनुभव है और पहले भी सेवोल की इसी मार्ग पर कप्तानी कर चुके हैं। अगली सुबह 10 घंटे की यात्रा के बाद जहाज दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर समय पर पहुंचा। यात्री अपने कैबिन में रात बिताकर जाग रहे हैं। अधिकांश छात्र केबिन साझा कर रहे हैं और उन्होंने शाम सुबह हंसी मजाक और यात्रा पर चर्चा में समय बिताया है। सेवोल दक्षिण कोरियाई मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में है,
मंगोल द्वीप समूह और ज्यूशा द्वीप समूह के बीच मंगोल चैनल से थोड़ी दूर बाहर। मुझे उम्मीद है कि मैं उन नामों का सही उच्चारण कर रहा हूं। सुबह 7:30 बजे तीसरे सहायक कप्तान पार्क होन्क्यूल सेवोल के ब्रिज पर ड्यूटी संभालते हैं, जबकि कप्तान ली अपने कैबिन में आराम कर रहे हैं। पार्क एक युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन जहाज अधिकारी हैं, जिनकी उम्र 25 साल है और जहाज चलाने का केवल 1 साल का व्यावहारिक अनुभव है। उस अनुभव में 5 महीने सेवोल पर काम किए हैं। वो जहाज चला रही हैं, जबकि हेल्म्समैन चोजून की स्टीयरिंग व्हील पर हैं। सेवोल लगभग 165 डिग्री के कोर्स पर और लगभग 20 नॉट्स की रफ्तार से मंगोल चैनल की ओर बढ़ रहा है। मंगोल चैनल में कोरियाई प्रायद्वीप के पानी में सबसे तेज और सबसे अप्रत्याशित ज्वारीय धाराएं हैं। इसके माध्यम से जहाज चलाना बहुत सावधानी की मांग करता है, लेकिन ये समय बचाता है। और सेवल जैसे आधुनिक जहाज, जिनके पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित चालक दल होते हैं, नियमित रूप से इस मार्ग पर चलते हैं। सेवोल के कप्तान ने इंचियोन से देर से निकलने के कारण समय बचाने के लिए यह रास्ता चुना। आमतौर पर इस यात्रा का यह हिस्सा अनुभवी अधिकारी संभालता है, लेकिन देर से रवाना होने से पहरेदारी की समय सारणी बिगड़ गई है, जिससे पार्क जहाज मंगोल चैनल पार करते समय पहरे पर है। हालात शांत हैं, हल्की हवा और हल्की लहरें हैं और दृश्यता अच्छी है। सुबह 8:20 बजे जहाज चैनल से सिर्फ 2 समुद्री मील से थोड़ा ज्यादा दूर है। पार्क ने चो को स्टीयरिंग सिस्टम ऑटो पायलट से मैनुअल करने का आदेश दिया, ताकि वो सफर के इस अहम हिस्से में जहाज की स्टीयरिंग पूरी तरह नियंत्रित कर सकें। सेवोल सुबह 8:27 पर चैनल पहुंचता है, तब वो करीब 137 डिग्री की दिशा में होता है। चैनल के चौड़े हिस्सों में चट्टानों का खतरा और उथला पानी है, लेकिन जिस रास्ते पर सेवोल जाएगा उसमें कोई खतरा नहीं है। जहाज जैसे ही आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, कैफेटेरिया में नाश्ता परोसा जा रहा है। ज्यादातर यात्री उठ चुके हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं और अपना दिन शुरू कर रहे हैं। कैफेटेरिया छात्रों से भरा हुआ है। अन्य यात्री बाहरी डेक पर हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, जहाज पर इधर उधर समय बिता रहे हैं या अभी भी सो रहे हैं। सुबह 8:40 बजे पार्क और चो ब्रिज पर जहाज के पहिए के पास साथ खड़े हैं। सुबह 8:46 पर सेवोल लगभग करीब 135 डिग्री की दिशा में 18 नॉट्स की गति से चल रहा है। पार्क चो को दिशा बदलने का आदेश देते हैं, 135 डिग्री से 140 डिग्री पर। चो दिशा बदलते हैं, देखते हैं जहाज थोड़ा झुकता है, लेकिन उन्हें यह इतना गंभीर नहीं लगता कि पार्क को बताएं। चो के 140 डिग्री पर मुड़ने के बाद पार्क जहाज की दिशा रडार पर देखकर संतुष्ट होती हैं। सुबह 8:48 पर पार्क ने दिशा को 145 डिग्री पर बदलने का आदेश दिया। फिर वे जहाज मोड़ते हैं, पर जहाज उम्मीद से तेज मुड़ता है और स्टीयरिंग व्हील सीधा करने पर भी घूमता रहता है। जो इसकी भरपाई के लिए पहिया 2 बार बाईं ओर घुमाते हैं। वो स्टीयरिंग व्हील को 5 डिग्री बाईं ओर घुमाते हैं, लेकिन जहाज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और दाईं ओर घूमता रहता है। पार्क देखती हैं कि जहाज बहुत ज्यादा झुक गया है और उन्हें लगता है कि यही झुकाव जहाज को अपेक्षा से तेजी से स्टारबोर्ड दाईं ओर घुमाने का कारण बन रहा है। वह चो से कहती हैं कि स्टीयरिंग उल्टी दिशा में घुमाएं, यानी जहाज को पोर्ट बाईं ओर मोड़ें। उन्हें नहीं पता कि चो पहले ही पोर्ट की ओर घुमा चुके हैं। चो को लगता है पार्क जानती हैं कि वो पहले ही पोर्ट की तरफ मोड़ रहे हैं और उनका मतलब स्टारबोर्ड दाईं ओर मोड़ना है। ये जहाज के अनियंत्रित घूमने की दिशा में है, न कि उससे दूर। पहिया स्टारबोर्ड दाईं ओर घुमाते हैं और नाविकों की गलतफहमी से जहाज की स्थिति और बिगड़ जाती है। चारों ओर भ्रम है और चो घबरा कर चिल्लाते हैं, पहिया नहीं चल रहा। कैंटीन में लोग हैरान होते हैं जब प्लेटें और मेजें झुकी दिखती हैं और उन्हें गड़बड़ी लगती है। वे महसूस करते हैं कि जहाज मुड़ रहा है और इसे सामान्य मानते हैं। जहाज 15 डिग्री स्टारबोर्ड की ओर 40 सेकंड के लिए मोड़ता है, लेकिन यह लगभग 45 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है। फिर 20 सेकंड के लिए जगह पर ही अतिरिक्त 22 डिग्री और घूमता है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी कार का स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाते हैं और पीछे के पहिए तेल के धब्बे पर आ जाते हैं, फिर आपके पीछे घूम जाते हैं। जल्द ही जहाज बाईं ओर झुकने लगता है और साफ दिखता है कि कुछ गड़बड़ है। संभव है धाराओं ने स्थिति और खराब कर दी।
फिर यात्रियों ने जहाज के निचले हिस्से से एक जोरदार धमाका सुना जब माल अपनी कमजोर रस्सियों से छूट गया। जहाज और भी ज्यादा बाईं ओर झुक जाता है। सुबह 8:50 पर सेवोल अपने बाएं तरफ 30 डिग्री तक झुक चुका है। यात्री अचानक पलटते जहाज पर फंस जाते हैं, जो कुछ के लिए दुखद भाग्य की शुरुआत है। कैप्टन ली अपने कैबिन से ब्रिज की ओर दौड़ते हैं। जल्द ही सभी अधिकारी ब्रिज पर आ जाते हैं, जो जहाज के इंजन बंद कर देते हैं और जहाज एक तरफ बहता हुआ छोड़ दिया जाता है। युवा थर्ड मेट पार्क, जो जहाज के अचानक और गंभीर झुकाव से स्वाभाविक रूप से हैरान हैं, रोने लगते हैं। कैप्टन ली और अन्य क्रू सदस्य स्थिति का आकलन करते हैं और ये तय करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। ली ये नहीं बता सकते कि जहाज डूबेगा या नहीं। अब उनका ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर है। सुबह 8:52 पर ली और उनकी टीम जहाज पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हुए बचाव की योजना बनाना शुरू करते हैं। उन्हें इस स्थिति को संभालने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो सभी को सुरक्षित रूप से जहाज से बचाया जा सके। जहाज धीरे धीरे पलट रहा है। इसी बीच चालक दल यात्रियों को सूचित करता है। वे सभी को बताते हैं कि अपनी जगह से ना हिलें, वहीं रहें जहां हैं, और अगर वे जहाज में इधर उधर घूमते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। ये संदेश जहाज के सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर प्रसारित किए जाते हैं और तब तक दोहराए जाते हैं जब तक पानी यात्रियों के कैबिनों में भरना शुरू नहीं हो जाता। इनमें से कई संदेश डैनमॉन हाई स्कूल के छात्रों को अपनी जगह रुकने के लिए कहते हैं। इसी बीच छात्रों में से एक, चोई डोखा, जहाज से जमीन पर पहली आपातकालीन कॉल करता है। सुबह 8:52 पर चोई ने नेशनल इमरजेंसी सर्विस नंबर पर कॉल की और बताया कि जिस जहाज पर वो है वो डूबना शुरू हो गया है। सुबह 8:54 पर चोई को मोकपो कोस्ट गार्ड से जोड़ा जाता है, जो दक्षिण कोरिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित एक कोस्ट गार्ड स्टेशन है, और वह उन्हें स्थिति समझाता है। 3 मिनट बाद मोकपो कोस्ट गार्ड का गश्ती पोत नंबर 123 घटनास्थल के लिए रवाना होता है। पोत को सुबह 8:58 पर रवाना किया जाता है। कोस्ट गार्ड के खोज और बचाव मैनुअल के अनुसार गश्ती पोत 123 को क्षेत्र का सर्वेक्षण और यात्रियों को तुरंत बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जहाज के एड्रेस सिस्टम पर घोषणाएं लगातार कहती रहती हैं, जहां हैं वहीं रहें। घोषणाएं जहाज के संचार अधिकारी कॉन्ग हेसोंग करते हैं। वह सभी को जहाज में घूमना खतरनाक बताते हैं। अन्य चालक दल के सदस्य यह संदेश जहाज में यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से दोहराते हैं। कोस्टा कॉन्कोर्डिया पलटने पर चालक दल ने भी यात्रियों को कैबिन में रहने और न घूमने के निर्देश दिए थे। यात्रियों ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और जहाज के डेक पर पहुंच गए। संभवतः एक सत्तावादी संस्कृति के कारण सिवोल पर अधिकांश लोग, खासकर डानवोन हाई स्कूल के छात्र, उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और डेक के नीचे ही रहते हैं। छात्रों के मोबाइल से ली गई वीडियो फुटेज बाद में जहाज से मिलेगी। इन वीडियो में छात्र दिखते हैं जब वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाज पर क्या हो रहा है, और जब वे उस डरावनी स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जिसका वे सामना कर रहे हैं। सबसे बढ़कर इस बात को लेकर भ्रम है कि स्थिति कितनी गंभीर है। कुछ और पलों में असली डर है। वे डरे हुए हैं कि कहीं उनकी मौत न हो जाए। कुछ लोग लाइफ जैकेट्स ढूंढते हैं या सोचते हैं कि पानी इतना ठंडा है कि वे जहाज से कूद सकें। वे ऐसी चीजें नोटिस करते हैं जैसे कि उनके जूते फर्श पर फिसलने लगते हैं। कुछ लोग खिड़की से देख सकते हैं कि जहाज डूब रहा है। जहाज अंधेरा होता जा रहा है। वे कब बताएंगे कि हमें बाहर निकलना है? क्या वे सही फैसला कर रहे हैं? क्या जहाज डूब नहीं रहा है? बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जहाज से निकलना मुश्किल है क्योंकि फर्श की जगह दीवारों पर चलना पड़ता है। सुबह 8:55 पर सेवोल के चालक दल ने पहली बार तट पर बचाव एजेंसियों को कॉल की। जहाज और बचाव एजेंसियों के बीच और अलग अलग बचाव एजेंसियों के बीच कॉल्स होती हैं। विभिन्न कोस्ट गार्ड एजेंसियों के साथ साथ दक्षिण कोरियाई नौसेना को भी सूचित किया जाता है। घटनास्थल पर 2 अतिरिक्त नौसेना गश्ती पोत भेजे जाते हैं। स्थानीय मछली पकड़ने वाली नावें घटनास्थल पर सुबह 9 बजे ही पहुंच गई थीं। राहत एजेंसियां ली और उनके दल के साथ रेडियो पर स्थिति पर चर्चा करती हैं। सुबह 9:20 पर सेवोल के चालक दल ने बताया कि जहाज 50 डिग्री से ज्यादा बाईं ओर झुक गया है और डूबता जा रहा है।
सुबह 9:23 पर क्षेत्र में शिपिंग ट्रैफिक का समन्वय करने वाली वेसल ट्रैफिक सर्विस ने सेवोल के चालक दल को आदेश दिया कि वे यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए सूचित करें। चालक दल जवाब देता है कि जहाज का प्रसारण उपकरण खराब है और वेसल ट्रैफिक सर्विस उन्हें निर्देश देती है कि वे यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से लाइफ जैकेट और ठंडे पानी के लिए और कपड़े पहनने का आदेश दें। लेकिन जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं है। शायद इसी कारण उन्होंने वेसल ट्रैफिक सर्विस को प्रसारण प्रणाली खराब होने की सूचना दी। सुबह 9:25 पर वेसल ट्रैफिक सर्विस कप्तान ली से जल्दी फैसला लेने को कहती है कि जहाज खाली कराना है या नहीं, क्योंकि उनके पास खुद निर्णय के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसके जवाब में ली बचाव के बारे में पूछते हैं और वेसल ट्रैफिक सर्विस जवाब देती है कि गश्ती नौकाएं 10 मिनट में पहुंच जाएंगी और एक हेलीकॉप्टर 1 मिनट में आ जाएगा। ली जवाब देते हैं हेलीकॉप्टर के लिए यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो फैसला करते हैं कि यात्रियों को अपनी केबिन में ही रहने के लिए कहते रहें, जिसे कॉन्ग जहाज के संचार अधिकारी जहाज के सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से दोहराते हैं। संभव है कि समय रेखा में कोई अंतर हो और प्रसारण प्रणाली पहले ही बंद हो चुकी हो। सेवुल जहाज पलट रहा है और यात्री भ्रमित हैं। उन्हें यह तय करना है कि क्या वे जहाज के चालक दल के निर्देशों का पालन करें या नहीं। कुछ यात्री घोषणाओं का पालन करते हुए वहीं रुक जाते हैं, भले ही जहाज में पानी बढ़ता दिखे। अधिकांश युवा छात्र घोषणाओं का पालन करते हैं, जबकि बाकी जहाज के अंदर रुकने के बजाय ऊपरी डेक्स पर चले जाते हैं। गश्ती पोत संख्या 123 सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचता है। यह पहला आधिकारिक बचाव जहाज है और इसे घटनास्थल का कमांडर बनाया जाता है। भेजे जाने और पहुंचने के बीच के समय में गश्ती पोत नंबर 123 रेडियो पर सीधे सेवुल से संपर्क नहीं करता है। इसके बजाय वे क्षेत्र में मौजूद अन्य जहाजों को कॉल करते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने पर गश्ती पोत 123 के चालक दल को सेवोल और बचाव एजेंसियों की बातचीत की जानकारी नहीं थी। उन्होंने सेवोल के चालक दल से बात नहीं की और उन्हें स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं है। सेवोल पोत बाईं ओर 50 डिग्री से अधिक झुक गया है। सुबह 9:33 बजे पास के जहाजों की मदद की पुष्टि के बाद वेसल ट्रैफिक सर्विस सभी जहाजों को यात्रियों के लिए लाइफ बोट छोड़ने को कहती है। गश्ती पोत नंबर 123 सुबह 9:38 पर बचाव कार्य शुरू करता है, जब वे इन्फ्लेटेबल बचाव नाव भेजते हैं। राहत कर्मी 5 मिनट तक घोषणा कर लोगों से जहाज छोड़ पानी में कूदने को कहते हैं। जहाज छोड़ने का फैसला कप्तान ली या जहाज के चालक दल द्वारा नहीं लिया जाता है। सुबह 9:38 पर पोत यातायात सेवा और सेवोल के बीच संचार कट जाता है। करीब 3 मिनट बाद लगभग 150 से 160 यात्री और चालक दल के सदस्य जहाज से कूद जाते हैं। अब जहाज में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेवोल के चालक दल को डूबते जहाज में डेक के नीचे जाना होगा और लगभग निश्चित मौत का सामना करना होगा। ऐसा नहीं होता, अब बहुत देर हो चुकी है। ऊपरी डेक के यात्री और जो पानी में कूदते हैं बचा लिए जाते हैं। जहाज का झुकाव इतना ज्यादा है कि बचावकर्मी जहाज के अंदर जाकर फंसे हुए यात्रियों को नहीं बचा पाते। हैरानी की बात है कि सबसे पहले बचाए गए लोगों में जहाज के कप्तान ली भी थे, जिन्हें अंडरवेयर में दूसरी नाव पर चढ़ते हुए फोटो में देखा गया। सैकड़ों यात्री अभी भी जहाज में हैं, क्योंकि ली के आदेश पर वे रुके हुए हैं, जबकि ली जहाज छोड़ चुका है। हेल्म्समैन प्रथम और द्वितीय सहायक अधिकारी सुबह 9:46 पर कप्तान ली के साथ सबसे पहले बचाए गए लोगों में थे। सिवोल के पायलट हाउस में फंसे अन्य चालक दल के सदस्य खिड़कियां तोड़कर बचाए गए। 172 जीवित बचे लोगों में से आधे से अधिक को बचाव नौकाओं के पहुंचने से पहले ही मछली पकड़ने वाली नावों और अन्य जहाजों ने बचा लिया था। सेवोल जहाज डूब रहा है, जिसमें सैकड़ों यात्री, अधिकतर बच्चे, अभी भी जहाज पर हैं। उन्होंने निर्देश अनुसार डेक के नीचे ही रहे। अब उनकी कैबिनों में पानी भर रहा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जहाज के पलटने और डूबने के दौरान वे अपने मोबाइल फोन से कॉल और संदेश भेजते रहते हैं। कुछ संदेश अलविदा के लिए है, कुछ मदद मांगने के लिए, और कुछ में यात्री अभी भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। आखिरी संदेश सुबह 10:17 पर भेजा गया। जहाज डूबने के बाद
एक दुखद रूप से देर से आई आपातकालीन भावना हावी हो जाती है, क्योंकि संसाधनों को एक हताश बचाव अभियान में झोंक दिया जाता है। नौसेना के जहाजों, एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और बचाव पोतों को घटनास्थल भेजा जाता है। कई हेलीकॉप्टर और विमान भी भेजे जाते हैं। बचाव कर्मियों में 40 स्पेशल फोर्सेस के स्कूबा डाइवर्स, नौसेना शिप साल्वेज यूनिट के 82 सदस्य और कोरिया गणराज्य के नौसैनिक विशेष युद्ध बेड़े के 114 सदस्य शामिल हैं। कोरिया गणराज्य की सेना 150 विशेष युद्ध कमान के सैनिकों और 11 एम्बुलेंस सहित इकाइयां भेजती है। जहाज में डाइव करने की कोशिश होती है, लेकिन करीब 40 मीटर की गहराई पर समुद्र तल की उथली हुई तलछट के कारण अंदर जाना असंभव है। दिन भर के दौरान बचावकर्मी पूरी तरह से जहाज के अंदर नहीं जा पाते हैं। 17 अप्रैल रात 12:30 बजे कोस्ट गार्ड पानी की सतह के ऊपर अब भी दिख रही पलटे हुए जहाज की पतवार को रोशन करने के लिए आसमान में फ्लेयर दागते हैं। 8 कोस्ट गार्ड कमांडो और नौसेना के गोताखोर शवों व जहाज की पतवार में प्रवेश की संभावित जगहें तलाशते हैं। सुबह 6 बजे तक 171 जहाज, 29 विमान और कई गोताखोर बचाव अभियान में शामिल हो जाते हैं। 17 अप्रैल को पूरे दिन गोताखोर लगातार अंदर प्रवेश पाने की कोशिश करते रहते हैं। रात 10 बजे तक जहाज के पलटने के एक दिन बाद बचावकर्मी केवल 14 शव ही ढूंढ पाए हैं। 18 अप्रैल की सुबह देर तक ही गोताखोर जहाज के कार्गो डेक के जरिए जहाज के ढांचे तक पहुंच पाते हैं। जहाज के सभी लोग डूब गए हैं। आने वाले महीनों में पुष्टि हुई मौतों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 304 हो जाती है। 5 लोगों के शव नहीं मिलते। सेवुल के डूबने और 304 यात्रियों की मौत के बाद का असर बहुत बड़ा होता है। सेवुल के कप्तान और कई क्रू सदस्यों को अपने यात्रियों की मौत के लिए काफी हद तक दोषी ठहराया जाता है। यात्रियों को जहाज छोड़ने का आदेश न देने और खुद भाग जाने से लोगों में गुस्सा फैलता है। इस हादसे के कुछ ही दिनों के भीतर सेवुल के नेविगेशन के लिए जिम्मेदार पूरे क्रू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैप्टन ली, फर्स्ट मेट कॉन्ग वॉन सिक, सेकंड मेट किम यंग हो और चीफ इंजीनियर पार्क गी हो पर सभी पर घोर लापरवाही से मौत का कारण बनने का आरोप लगाया जाता है। शंघाई मरीन, कोरियन शिपिंग एसोसिएशन और कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग में भी गिरफ्तारियां होती हैं। कैप्टन ली को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस आपदा के गंभीर परिणाम दक्षिण कोरिया की सरकार और उस समय देश की राष्ट्रपति पार्क के लिए होते हैं। पार्क और उनकी सरकार पर आरोप था कि उन्होंने लापरवाह नियामक माहौल बनाया, जिससे सेवुल असुरक्षित हालत में चल सका। इसके अलावा उन पर खराब बचाव अभियान के लिए जिम्मेदार होने का भी आरोप लगा। हालात और भी खराब तब हो गए जब पार्क और उनकी सरकार ने इस आपदा को कम करके दिखाने और जारी की जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करके जनता की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश की। सेवुल आपदा के बाद राष्ट्रपति के रूप में पार्क की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई और वो कभी अपनी लोकप्रियता वापस नहीं पा सकी। कुछ वैकल्पिक सिद्धांत सामने रखे गए और बाद में खारिज कर दिए गए, जिनमें विस्फोट, चट्टान से टकराना और पनडुब्बी से टकराना शामिल है। कई बड़े हादसों की तरह इस आपदा का कारण कोई एक अलग घटना नहीं थी। संशोधनों से जहाज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल गया था और मंजूरी के कागजों में हेरफेर हुई थी। जहाज की स्थिरता की जांच के बाद उन परिणामों को वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा नियंत्रित करने वाले अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया गया। जहाज में बैलास्ट ठीक से नहीं भरा गया था और माल को यात्रा के दौरान खिसकने से रोकने के लिए सुरक्षित नहीं किया गया था। अनुभवहीन चालक दल को सबसे खतरनाक जल क्षेत्र में जहाज चलाने के लिए छोड़ दिया गया। जब जहाज में परेशानी आई, यात्रियों को डेक के नीचे रहने को कहा गया और उन्होंने आदेश माने। जब बचाव एजेंसियों को सूचित किया गया तो उन्होंने स्थिति पर तब तक नियंत्रण नहीं किया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। पहली आपातकालीन कॉल के बाद भी चोई जहाज में डूब जाते हैं और उनका शव बाद में अंदर से बरामद होता है। जहाज छोड़ने का आदेश कभी भी डेक के नीचे मौजूद यात्रियों को नहीं दिया गया था। हालांकि यात्रियों की संख्या कोस्टा कॉन्कोर्डिया से कम थी, लेकिन मौतों की संख्या ज्यादा थी। दोनों मामलों में कप्तान सबसे पहले जहाज छोड़ने वालों में थे।